कई लोग इस बात पे डिबेट भी कर चुके हैं। आप एक एजुकेशनल कंसल्टेंट होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्राइवेट स्कूल बनाम सरकारी स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस बनाम सरकारी कॉलेज, कौन सा बेहतर है? क्या ये छात्र पे निर्भर करता है या पढ़ाई पे निर्भर करता है? किसका आगे जाके सही भविष्य होगा? क्या आपके मन में ऐसा कुछ है कि सरकारी ही सही है, सरकारी कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज, या फिर प्राइवेट बेहतर है? आपका क्या ख्याल है? क्या बिना कोचिंग के नीट को एग्जाम पास कर सकते हैं, उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं, नीट के एग्जाम में क्वालिफाई हो सकते हैं बिना कोचिंग के? कोचिंग कितना जरूरी है एक छात्र के लिए 10वीं के बाद, 12वीं के बाद? आपका क्या ख्याल है? आकाशवाणी जीरो में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन हम युवा से जुड़ी बातें करेंगे। आज के युवा को मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत है, उन्हें ज्ञान की, शिक्षा की ज़रूरत है। आज युवा से जुड़ी कई सारी बातें हम करेंगे, क्योंकि आज युवाओं का दिन है, उनकी प्रेरणा का दिन है। तो इसलिए आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री बुलो आपा जी, जिनका करियर और एजुकेशनल कंसल्टेंसी है। उनके कंसल्टेंसी का नाम है कैंपस इंडिया, और वो बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं जिनको कॉलेज की तलाश है, जिन्हें करियर की समझ चाहिए, वो उनसे कंसल्ट करते हैं, उनकी राय लेते हैं। तो आज मैं उनका स्वागत करता हूं आकाशवाणी के स्टूडियो में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि युवाओं के लिए मार्गदर्शन, करियर काउंसलिंग कितना ज़रूरी है? सबसे पहले मैं आकाशवाणी जीरो को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आपका स्टूडियो में मुझे इनवाइट किया। और आज नेशनल यूथ डे भी है, तो ये मेरे लिए बहुत ऑनर का बात है। और मैं एक कैंपस इंडिया बोल के मैं एक एजुकेशनल कंसल्टेंसी एंड एडमिशन गाइडेंस सेंटर खोलता है, जिसमें हम बच्चों को जो 10 के बाद हायर स्टडी के लिए जो उसको गाइडेंस देता है एडमिशन के लिए, तो कैसा मतलब फिलअप करना है, ये सब उसका गाइडेंस देता है। तो यही है। तो लगभग ये 2009 से मैं स्टार्ट किया था, तो आज तक मतलब लगभग 15 ईयर्स हो गए। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि हम करियर के बारे में बात कर रहे हैं, और करियर के अंदर कई सारे जो है बच्चों को मतलब एक कन्फ्यूजन सा रहता है कि वो किस में जाए, साइंस में जाए, आर्ट्स में जाए, इंजीनियरिंग में जाए, और कॉमर्स का फील्ड भी है। लेकिन आज हम बात करेंगे खासकर नीट के बारे। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि नीट की तैयारी कब से होती है? 10वीं से, 12वीं से? और अगर 10वीं से होती है तो किस तरह का तैयारी होता है उनका? कितना मार्क्स चाहिए? नीट से जुड़ी हर चीज़ में आपसे आज जानना चाहता हूँ। तो लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नीट की तैयारी कब से होती है, कितने कक्षा से होती है? ये सबसे पहले तो मैं दर्शकों को आप बताना चाहूँगा, ये नीट जो है आपका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है 2010 से इसका इंट्रोड्यूस कुछ हुआ था। तो अभी 2019 से जो नीट कहता है NEET, तो ये जो है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो इसमें जो उन बच्चों के लिए जो मेडिकल में जाना चाहता है आफ्टर 10+2, तो जैसा MBBS हो गया, BDS हो गया, जो अदर मेडिकल कोर्सेज के लिए जो जाना चाहते हैं उनके लिए बेसिकली MBBS, BDS और ये नर्सिंग का आज तक वो मतलब उसके लिए ये एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो ये इसका ये नीट का ये है कि 1 नेशन 1 एग्ज़ाम, तो यही इसका मतलब मेन रीजन है। तो अभी 2009 से आज तक हो रहा है। तो मेरा काफ़ी जैसा मैंने बताया 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। बहुत सारा पेरेंट्स आता है, बहुत सारा स्टूडेंट्स मेरे पास आता है, जो कि कुछ फ्री कोविड से पहले 2015-16 तक मैं, जैसा कि हमारा लोअर सुनसरी डिस्ट्रिक्ट में मैं जगह जगह स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में जाके करियर काउंसलिंग का, जहाँ में मैं सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज को भी लेके मतलब मैंने काउंसलिंग किया। तो अभी क्या है, मेरा छोटा सा ये सलंग में एक कैंपस इंडिया हो गया, एक ऑफिस है, तो उसमें मतलब कोई भी आ सकता है। तो जिनको एकेडमिक का जो कुछ गाइडेंस चाहिए, जैसे कि कोर्स सिलेक्शन हो गया, तो उसका प्रिपरेशन, ये सब के लिए। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि नीट जो है जो होता है 10+2 का बाद ही होता है। तो उसका मेन नीट में जो प्रिपरेशन कैसा होता है बोलते हैं, क्लास 11 और 12 का साइंस का मेनली जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों में उसका बेस में जो एग्ज़ाम नीट का होता है। तो ये नीट जो है आपका फरवरी को उसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये जाके जो है
फरवरी में होता है, मई में जैसा उनका कुछ मतलब एग्ज़ाम होता है, तो जून तक उसका एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आ जाता है। तो इस बार भी 2020-25 का तो यही हुआ था। तो लास्ट मतलब 5 ईयर से ऐसे ही चलते आ रहे हैं। तो अभी मैं आज का यूथ को ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैंने जो देखा गया है, बच्चे यूथ तो कंफ्यूज है ही है, जो आज जो स्टूडेंट्स है, जो बहुत सारा जो हमारा यहाँ में भी कॉमनली एक मान्यता है कि हर पेरेंट्स ये चाहता है कि मेरा बेटा जो है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो ये चलते भी मतलब कभी कभी बहुत प्रेशर देता है कि मेरा बच्चे को मतलब 10+2 के बाद साइंस ही, डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही जाना है। तो ऐसा करके क्योंकि ये ज़्यादा मतलब अवेयर नहीं होने का वजह से, तो कोर्स बहुत सारा होता है, तो उस कारण से होता है। तो अभी ये क्लास 12 का जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसमें मिनिमम जो पीसीबी में बच्चे को 40% चाहिए, जो एग्रीगेट 40% चाहिए। तो कि जनरल में उसी को मतलब 50% का चाहिए। अगर कोई भी नीट जैसा कि नीट में आप पास हो गया लेकिन उनका एकेडमिकली 40% नहीं है, तो एलिजिबल नहीं है। तो सर ने आपको बताया कि कम से कम आपका 40 मार्क होना चाहिए नीट में एलिजिबल होने के लिए। वैसे हमारे समाज में ऐसे भी कई सारे माता पिता होंगे जिनका बच्चा नया नया 10वीं पास किया हो, 12वीं पास किया हो, और उनको नीट के बारे में इतना कुछ पता नहीं है। सर मैं आपसे उनके लिए ये पूछना चाहता हूँ कि नीट के जरिए कौन कौन से मेडिकल स्ट्रीम में हम जा सकते हैं। वैसे मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि नीट का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इससे मेडिकल लाइन के जो स्ट्रीम है, कैरियर है, जैसे कि बीडीएस वगैरह, उनमें सीट मिलता है, ऐसे कॉलेजेस में मिलते हैं जहाँ मेडिकल का करियर बन सकता है। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नीट के जरिए कौन कौन सा करियर मेडिकल लाइन में एक स्टूडेंट चुन सकते हैं। हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले मैं इसको नीट का जो ये कोर्स सिलेक्शन से पहले मैं बता देना चाहूँगा। नीट जो होता है 3 सब्जेक्ट का ऊपर में होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में होता है जियोलॉजी, और ये आपका बॉटनी भी आता है उसमें। तो ये नीट जो है बेसिकली जो मैंने बोला कि रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो ये आपका 3 आवर्स का 180 क्वेश्चन होता है। तो उसमें क्या होता है, आपका केमिस्ट्री में 45, तो फिजिक्स में 45, बायो में 90, तो टोटल जो 180 क्वेश्चन होता है। तो ईच क्वेश्चन जो कैरीज जो 4 मार्क्स होता है, तो उसको अगर हम टोटल करने से 720 होता है। लेकिन अगर 1 रॉन्ग आंसर उसका क्या हो, नेगेटिव 1 मार्क कट हो जाता है। तो ये चीज़ को हम लोग थोड़ा क्या करना है। तो अभी जैसा कि आप तीनों सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में बच्चे को मतलब आज का दिन में जैसा आउट ऑफ 720 से जो हमारा एसटी स्टूडेंट है उनको 130 स्कोर करना पड़ता है। वो जो उसका कट ऑफ मार्क है, जो मेरिट लिस्ट जो निकालता है उस हिसाब से कट ऑफ मार्क इतना है। तो जनरल के लिए 144 ऐसा कुछ है। तो वो तो उसका बेस है, क्वालिफाइंग मार्क उतना तो होना ही पड़ेगा। तो उसका बाद उनका जो नीट का काउंसलिंग में 4 राउंड होता है। 4 राउंड में जैसा कि अभी नीट एग्ज़ाम हो गया, फिर उसका बाद उसको एग्ज़ाम रिजल्ट निकलता है, अब पास हो गया तो उसके बाद हम एक रजिस्ट्रेशन करता है तो काउंसलिंग के लिए उसको MCC कराता है। तो अगर उसको हम लोग क्या करना है, mcc.nic.in में। जी सर, MCC का मतलब सर? आपका मेडिकल काउंसिल कमेटी, पहले जो है MCI होता था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होता है। ये जो है आपका डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस उसका अंदर में है, जो कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उसका अंदर में ये कराता है। उसमें 2 है, एक MCC, मतलब इसको मैं बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा। MCC का काम है नीट का काउंसलिंग कराना। NTA एक होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि एग्ज़ाम को सारा वही टेक केयर करता है, जैसा कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, उसका रिजल्ट डिक्लेयर करना, ये NTA का अंदर में आता है। तो अभी हम काउंसलिंग का पार्ट में आ गया। तो काउंसलिंग का पार्ट में आने से जब हम फिल अप करते हैं, रजिस्ट्रेशन करता है, रजिस्ट्रेशन करने से क्या होता है, बच्चे को आज का डेट में ST बच्चे को 500 फ़ी देना पड़ता है रजिस्ट्रेशन फ़ी। ये मैं आपको क्लियर से बता देना चाहता हूँ। उसका बाद जनरल को जो है 1000 देना पड़ता है, और ये उसका एक सिक्योरिटी फ़ी लेता है। ST को जो है 5000 लेता है, और जनरल को 10000। तो वो दे के आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद
जैसा कि इस बार जो हुआ था आपका 21 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक 1 वीक का एक समय दिया था। उस दौरान आपको जितना आपको जो ये पास जो होता है जो आपका एक लॉकिंग होता है, मतलब कोर्स सिलेक्शन होता है, मतलब कॉलेज सिलेक्शन होता है। तो कॉलेज का आप एक सिस्टम में लेके आना कि आपको कितना कॉलेज आपको वो करना है। सपोज 100 कॉलेज है, उसमें से एक चॉइस फिलिंग करता है। चॉइस फिलिंग का एक समय देता है और उसके बाद लॉक करना होता है। अगर लॉक नहीं करेगा तो वो आप जितना कॉलेज है सब में आपका आ जाएगा। क्या सर ये चॉइस फिलिंग फॉर्म फिलअप के वक्त? हाँ, फॉर्म फिलअप के बाद, नीट का रिजल्ट निकालने का बाद उस समय होता है जो ये इसको हम लोग करना है। हाँ, तो ये चॉइस फिलिंग जो है बहुत उसको हम लोग केयरफुली चॉइस करना पड़ता है। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर किसी छात्र ने, हाँ, मान लीजिए कि एम्स का चॉइस नहीं किया, कहीं और चूज कर लिया, हम्म, भले ही उसका अंक ज़्यादा हो, उसका रैंक ज़्यादा हो, उसे एम्स के लिए काउंसलिंग नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा सर। जी, तो मतलब है कि छात्र जो है वो चॉइस फिलिंग उनको करना चाहिए अपने पसंदीदा कॉलेज में जहाँ वो जाना चाहते हैं, जहाँ वो पढ़ाई करना चाहते हैं। सर अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि काउंसलिंग के बाद जब सीट अलॉटमेंट होता है उसके बाद का क्या क्या स्टेप्स होता है, किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं एडमिशन के वक्त, आप उसके बारे हमें थोड़ा बताइए। दर्शकों मैं ये बताना चाहूँगा, अभी जैसा कि नीट काउंसलिंग में आपका पास राउंड, सेकंड राउंड या मॉपअप या स्टे वैकेंसी में कोई भी स्टेज में आपको सीट अलॉट किया जाता है आपका स्कोर का हिसाब से। अगर आपको सीट अलॉट करने के बाद आपको जो एक अलॉटमेंट लेटर देता है कि सर्टेन कॉलेज में और आपको सीट अलॉट किया गया बोलता है। तो वहाँ पे जब हम रिपोर्टिंग के लिए जाते समय सबसे पहले हम जो नीट का स्कोर और नीट का जो एडमिट कार्ड और क्लास 10 का जो मार्कशीट सर्टिफिकेट जो होता है, 12 का मार्कशीट सर्टिफिकेट हो गया, उसका बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पीआरसी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो टीसी बोलता है, और माइग्रेशन और एनी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड या जो भी जो ड्राइविंग या पासपोर्ट जो भी है तो उसका भी होने से हो जाएगा। तो साथ साथ में उनको एटलीस्ट 15 कॉपी जो पासपोर्ट जो होता है उनका वो रखना होता है। और साथ साथ में जो आप रजिस्ट्रेशन करते समय जो आपने एक रिसीट मिला तो उसको भी लेके जाना होता है। तो उसके बाद आपने जो रजिस्ट्रेशन करते समय एक सिक्योरिटी फ़ी जो दिया था वो जो है आपका कॉलेज का फ़ी में ऐड हो जाएगा। तो ये है। अगर मान लो आपको मैं थोड़ा सा बैक करके बताना चाहूँगा, जो काउंसलिंग में पास काउंसलिंग में मिलता है तो प्री एग्जिट है, आपने ज्वाइन नहीं किया कोई बात नहीं, कॉलेज मिला ज्वाइन नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन देना है। सेकेंड काउंसलिंग या थर्ड या फोर्थ में आपको सीट अलॉट किया, आपने ज्वाइन नहीं किया, उस केस में जैसा डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो आपने 2 लाख दिया वो जो है फॉरफिटेड हो जाएगा, तो उसको आप वापस नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ को हम लोग थोड़ा ख्याल करना है। फॉरफिटेड का मतलब है और गवर्नमेंट उसको पेनल्टी मतलब ले लेगा और रिटर्न नहीं होगा। मतलब आपने काउंसलिंग अगर फॉरफिट किया तो काउंसलिंग में आप नहीं होते हो तो आपने जो सिक्योरिटी फीस किया वो आपको वापस, अगर आपने जो चॉइस फिलिंग किया उस कॉलेज में आपको नहीं मिला तो आपको रिफंडेबल है। अगर आपको कॉलेज बिल्कुल ही नहीं मिला, सीट बिल्कुल ही नहीं मिला काउंसलिंग का दौरान, तो वो चीज़ में आपको रिटर्न मिल जाएगा। अगर सीट दिया, आपने बोला कि नहीं इस बार मैं ड्रॉप करेगा, उस केस में आपको वो सिक्योरिटी फी नहीं मिलेगा। सर मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, ये कई सारे लोग पूछते हैं कि क्या बिना कोचिंग के नीट को एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं, नीट के एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो सकते हैं बिना कोचिंग के? कोचिंग कितना ज़रूरी है एक छात्र के लिए 10वीं के बाद, 12वीं के बाद, आपका क्या ख्याल है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये कोचिंग का तो ये रहता है कि सबसे पहले मैं स्टूडेंट को यही बोलेगा कि अगर उसका क्लास बेसिक जो है क्लास जो 10 से लेके 10, 11, 12 लास्ट 3 इयर्स का, वैसा तो हम फाउंडेशन जो क्लास 8 से बोलता है, लेकिन जो अगर 11 और 12 को एनसीईआरटी बुक को अच्छी तरह से अगर उसको तोरो करके मतलब कॉन्सेप्ट को समझ के अगर करता है तो मुझे लगता है कि इतना कोचिंग का ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे जो सेल्फ स्टडी करके या तो मतलब आजकल का समय में तो ऑनलाइन भी उसका काउंसलिंग होता है, ऑनलाइन कोचिंग भी होता है, ऑफलाइन तो होता ही है, बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल के रखा है। लेकिन ये कोचिंग में क्या होता है, बच्चे अगर जिसका क्लास 12 में जो अच्छा एकेडमिकली उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, 80-90% हो रहा है, तो बच्चे को ऐसा ही उसका नॉलेज है। बस उसको क्या होता है कि मैं ये मतलब कोचिंग से ज़्यादा मैं ये फोकस करना चाहूँगा कि बच्चे को कम से कम प्रिपरेशन करते दौरान
डेली 4 to 5 आवर्स अगर वो बच्चे मतलब इनपुट दे सकता है, प्रिपरेशन कर सकता है, तो कोचिंग का ज़रूरत नहीं है। तो आज तो ऐसा हो गया कि बिजनेस का तरह मतलब बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट आप भी देख रहा होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में उनका हर अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक मॉडल्स जो पेपर सेट करके रखता है, तो उनमें क्या होता है बहुत सारा 30 बच्चा 100 बच्चा जो भी हो अपना जो इंस्टीट्यूट का कैपेसिटी हिसाब से रखता है। तो उसमें क्या होता है एक माहौल एनवायरनमेंट मिलता है बच्चे को एक ब्लूम होने के लिए। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि एक ये एवरी फोर्टनाइट में उनको क्लास में टेस्ट दिया जाता है। हाँ, तो मेंटोर करता है, वो कराते हैं। तो उसमें बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा कि टॉप 30 तो टॉप 50 ऐसा करके मतलब स्पेशल सुपर 30 सुपर 50 आपने भी सुना होगा। तो इस तरह बना के उसको स्पेशल फोकस देता है। तो फोकस करके वो बच्चा को जैसे कि जो बच्चा ऑलरेडी 70-80 है तो क्रीम लेयर वाला को पहले से लेके रखता है, 10% को उसमें पॉलिशिंग कर देता है। तो आगे जाके क्या करता है कि मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट कहता है कि मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट में आया बच्चे मतलब इस बार इतना नीट में मतलब क्रैक किया, इतना नंबर्स हुआ, ये कहता है। लेकिन इसका जो बेसिक फाउंडेशन है जो कि हम पेरेंट्स लोग भी कोचिंग से जाने से अच्छा जो क्लास जो नीट जाएगा, जो मेडिकल कॉलेज जाएगा, जो फ्यूचर में जो मेडिकल प्रोफेशन को मतलब करेगा सोचने वाला बच्चे को सबसे पहले उसका मटेरियल जो रिसर्च करना चाहिए, क्या मटेरियल पढ़ना चाहिए। जैसा मैंने बोला NCERT और बहुत सारा मार्केट में ऐसा अच्छा बुक्स है जैसा ऑनलाइन में भी परचेज करने मिल जाएगा। तो उसका जैसा फिजिक्स का जो सॉल्व पेपर ये सब टेस्ट पेपर ये सब बहुत सारा निकलता है। क्योंकि मैं बता दूं जैसा मैंने अभी बताया था आउट ऑफ 180 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट का अंदर आप लॉजिक लगाना पड़ता है, थोड़ा सा मतलब उसको कितना कम समय में आप सॉल्व करते हैं। तो बहुत लोग जो होता है कि सोचते उनका मतलब आपका 180 क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट नहीं कर पाता है, 90-80 में मतलब 3 आवर्स निकाल जाता है। तो ये चीज़ है। तो हाँ जी सर, दूसरी चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ माता पिता की क्या जिम्मेदारी है एक बच्चे को लेके, अगर उनका बच्चा नीट के लिए तैयारी कर रहा हो, वो कोचिंग नहीं करना चाहता हो, घर में माहौल किस तरह होना चाहिए, माता पिता का क्या कर्तव्य है, क्या जिम्मेदारी है उनके बच्चे की तरफ अगर वो नीट के लिए तैयारी कर रहा हो। ये नीट का तैयारी में सबसे पहले तो ये वो स्टूडेंट का ऊपर डिपेंड करता है। मतलब मैं 100 to 90% जैसा स्टूडेंट का ऊपर सबसे पहले उनको तो ये गोल क्लियर होना पड़े। कहते हैं ना स्टूडेंट विदाउट गोल इज लाइक ए शिप विदाउट रडर। ठीक है, उसको मतलब डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन एज ए पेरेंट्स या एज ए हम एल्डर्स जो हम उसको डायरेक्शन दे सकते हैं कि नीट के लिए ये सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसा कि मैंने बोला फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, तो अगर वो मैथ्स पढ़ता है या अदर सब्जेक्ट जैसा जनरल स्टडी क्या क्या एपीसीएस क्या क्या में जो पढ़ता है, अगर उस तरह पढ़ रहा है या तो उसको सही मटेरियल नहीं मिला, वो मेहनत कर रहा है, उसका सही अप्रोच नहीं है, ठीक है, तो उसका जो मटेरियल जो कैसा उसको मतलब वो मिलता है, कलेक्शन उसको कैसा करता है, जैसा अपना सीनियर से जो पास आउट हुआ है या जो एल्डर्स है, जब पेरेंट्स अगर ये जो एजुकेटेड है तो वो मतलब साथ में बैठ के उसको मोरल सपोर्ट या उसको जैसा कोऑपरेशन एक देता है, उसका एनवायरनमेंट तो ऐसा देना है कि उसको मतलब जो हमारा समय में जो होता है जैसे हमें मतलब घर का बहुत सारा काम करना पड़ता है, आज का तो ऐसा नहीं, आज का पेरेंट्स तो सब बहुत सारा लोग एवियरी है। तो पेरेंट्स को मैं ये कहता हूँ पेरेंट्स जो है फाइनेंशियल दे सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट ना, उसको मेटेरियलिस्टिक सपोर्ट देना है। ऐसा होता है कि बुक्स खरीदना ही बोलते हैं पेरेंट्स लोग, रिलेक्टेंट होता है, वो आपका ये इतना ज़्यादा ये है वो है ना, कोचिंग जाना चाहता है वो नहीं करता है। तो पेरेंट्स को मैं ये करना चाहता हूँ कि बहुत सारा आज का बच्चा जो बहुत एडवांस है, तो मैं पेरेंट्स को यहाँ पे ये करना चाहता हूँ कि कोई बच्चे जो है ड्रॉप भी करना चाहता है कि मैं मेंटली रेडी नहीं हूँ ये साल के लिए, तो उसमें सपोर्ट नहीं करता है। तो अनप्रिपेयर में बच्चे 1 साल दे देता है, उसका स्कोर 100 से नीचे आ जाता है, मतलब वो 100 भी नहीं पहुँच पाता है, 113 में नहीं मिलता है, तो बच्चा पेरेंट्स बोलता है कि नहीं अभी कहीं में भी चला जाओ। तो इस तरह से मतलब कभी क्या होता है बच्चे को इंटरेस्ट में नहीं करके। तो पेरेंट्स का और एक मैं बोलता हूँ कि नीट अभी हम MBBS का ही बोल रहे हैं, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, किस फील्ड में वो अच्छा कर सकता है, ये चीज़ को देखना है। तो इसको मैं एक बताना चाहूँगा, ये एक क्या बोलता है, एक कहता है ना ये सिप जो बेर का संगति टाइप जो होता है ना सिप, बहुत सारा आज का इसमें ऐसा हो गया कि स्टूडेंट में एक साम है एक राम है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, साम जो है बहुत एक्सेलेंट है, अच्छा है एकेडमिकली, तो ये राम जो है इतना अच्छा नहीं है, तो वो सोचता है कि राम अगर मेडिकल जा रहा है मुझे भी जाना है, तो इस तरह मतलब एक फिर प्रेशर देखा देखी में ना, तो वो एक होता है। तो पेरेंट्स भी वही है, एक देखा देखी पेरेंट्स का वो शिकार हो जाता है, देखा देखी शिकार बोलता है इसको, देखा देखी शिकार। और एक जो है बेर का शिकार बोलता है, हिंदी में एक कहावत है, बेर का शिकार जो बच्चे में होता है, पेरेंट्स में जो देखा देखी, पड़ोसी जो है
हमारा जो नेबर्स जो है, अगर वो मेडिकल जा रहा है, मेरा बच्चे को भी जाना है, वो भी सेम स्कूल में पढ़ रहा है, उसका भी सेम मार्क है, लेकिन बच्चे उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं, इस चीज़ को भी हम लोग तरह ध्यान देना है। बहुत सारा जो मैंने शुरुआत में बोला था कि आपका मेडिकल ही जाना है, इंजीनियर ही जाना है, ये पीर प्रेशर जो हम लोग जो पेरेंट्स से जो प्रेशर देता है, ये कभी कभी बच्चे आगे जाके डॉक्टर भी बन जाता है, लेकिन उसके जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। और बहुत सारा जैसे सेकेंड ईयर जैसा फाइनल ईयर में भी जाके मतलब उसको छोड़ के कुछ लॉ कर रहा होता है या बहुत सारा चीज़ स्ट्रीम चेंज कर रहा था, तो उसमें क्या है, उसका समय चला जाता है, ठीक है, और फाइनेंशियल भी लॉस है, और समय जो है उसको वापस नहीं आएगा। तो ये चीज़ है। तो अभी मैं कहता हूँ कि इसमें स्कूल में जो टीचर, उधर में जो है पेरेंट्स, तो बच्चे को मतलब इसका नर्चरिंग करने में दोनों का बहुत बड़ा रोल है। तो बच्चे को तो पढ़ना ही है। तो आपा सर का कहना है कि बच्चे में हुनर को बेचना चाहिए, हुनर को पहचानना ना कि उसे उसमें दबाव डालना चाहिए कि आप यही स्ट्रीम ले ले, आप यही करियर चूज कर ले, कोई और चूज कर रहा है, जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा भी वही चूज करे। बच्चे में हुनर को पहचानना बहुत जरूरी है। आपा सर, अब हम बात करते हैं कि जो कैंपस इंडिया है आपका कंसल्टेंसी, करियर कम एजुकेशनल कंसल्टेंसी, ये किस तरह छात्रों की सहायता करते हैं, कब करता है, और मैं इसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, कैंपस इंडिया का हम लोग का ये मूल मोटिव यही है कि यूथ को डायरेक्शन करना। तो इसमें होलिस्टिक हम लोग यूथ में ही फोकस करता है। जब क्लास 8, 9, 10 में होता है, तब से हम लोग स्कूल में जाके कुछ काउंसलिंग देता है, या पेरेंट्स भी आके एनी टाइम मतलब काउंसलिंग के लिए जो मतलब आ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि अभी आपने बोला कोई नीट के लिए मतलब फॉर्म फिलअप करेगा, उस समय से लेके नीट का जब एडमिशन लास्ट मिनट तक हम लोग उसको गाइडेंस देता है। नॉट ओनली नीट, जो आपका जेई मेन होता है, जो ये एडवांस होता है उसके लिए भी, या अदर जो पैरामेडिकल कोर्सेस होता है उसके लिए भी, और जैसा बहुत सारा ऐसा कोर्स है जो कि मतलब नीट को छोड़ के भी होता है, उसके लिए भी। तो मैं आपको ये इसका चांस लेते हुए ये बताऊंगा कि आज जैसा कि हम लोग नीट का बारे में बोल रहे हैं, नीट का 4 राउंड का काउंसलिंग होता है। सबसे पहले जो फर्स्ट राउंड होता है ऑल इंडिया ऑल इंडिया ये काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा के लिए फर्स्ट राउंड होता है। और फर्स्ट राउंड में क्या होता है, जो जितना ऑल इंडिया में जो मेडिकल कॉलेजेस है उसमें हो सकता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम यूनिवर्सिटी, स्टेट का जो जितना कॉलेज है, उसका कॉलेज का 15% सीट को ऑल इंडिया कोटा के लिए ओपन कॉम्पिटिटिव ओपन काउंसलिंग करता है। उसका बाद जो होता है स्टेट कोटा जो है, रिमेनिंग जो 85 जो सीट है उसको स्टेट कोटा से हम लोग काउंसलिंग करते हैं। उस स्टेट का जो है उसका काउंसलिंग का डायरेक्टर हायर टेक्निकल एजुकेशन जो होता है हम लोग का अपना, उसमें वेबसाइट भी अलग है, अपना स्टेट का अलग है उसका काउंसलिंग पैटर्न। तो उसके बाद सेकेंड राउंड होता है। सेकेंड राउंड जो ऑल इंडिया कोटा का जो सेकेंड राउंड होता है, थर्ड राउंड को हम लोग मॉप अप राउंड कहता है, फोर्थ राउंड को स्ट्रेट वैकेंसी बोलता है। तो इसका हर में अभी यही चीज़ को हम लोग ये बताता है कि जो स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए आता है, फर्स्ट राउंड का कब उसका नोटिफिकेशन आ रहा है, तो उसका क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। फिर अभी फर्स्ट राउंड ओवर हो गया ऑल इंडिया का, तो अभी जैसे काउंसलिंग हो रहा है, अभी फिर सेकेंड राउंड के लिए स्टेट का हो गया। तो ऐसा करके मतलब जाके लास्ट में जो स्टेट वैकेंसी तक जाता है, उस चीज़ को हम लोग अपडेट कर देते हैं वो स्टूडेंट्स को। जी, तो सर ने आपको बताया कि कैंपस इंडिया किस तरह से बच्चों की सहायता करते हैं, काउंसलिंग से लेकर एडमिशन करने में नए कॉलेजेस में। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप किस तरह बच्चों को चार्ज करते हैं, कैसे कैसे सर्विसेज के लिए आपका कैसा कैसा चार्ज होता है सर? कैंपस इंडिया, लोग जानना चाहेंगे कैंपस इंडिया कहाँ है, किस तरह चार्ज करते हैं, कैसे काम करते हैं, उनका सर्विस का फ़ी कितना है सर? क्या आप उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं हमें? हाँ, ये बहुत सारा ऐसा रहता है कि जैसा कि एजुकेशनल कंसल्टेंसी हो तो बहुत हाई चार्ज करता होगा, ऐसा सोचता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग बहुत लास्ट 15 ईयर से कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो जैसा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्या किया, इसमें जस्ट छोटा सा मतलब जैसा कि फ़ी हो गया, जैसा आपका रजिस्ट्रेशन 5000 होगा, तो उसमें 100-200 जो ऑनलाइन का जो चार्जेस जैसा वैसा ले लेता है। तो उसका बाद हम जैसा कि सारा एडमिशन होने का बाद, सब कुछ होने का बाद, तो हम लोग जब बच्चे को पहुंचा देता है या कॉलेज में जो ड्रॉप करता है, तो पूरा सारा करने से मतलब 5-10,000, ये मतलब जस्ट एक इसका फिक्स नहीं है। आप मतलब ट्रांसपोर्टेशन में कॉलेज कॉलेज तक आप पहुंचा भी सकते हाँ, हैं? पहुंचा देता है। हमारा यहाँ में टीम है जो कि मतलब जाता है, जो हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है, जैसा कि बेंगलोर से कोई ग्रेजुएशन हो गया तो उनको वहाँ का अच्छा नॉलेज है, जैसा या चंडीगढ़ हो गया, मतलब ये दिल्ली एनसीआर, ये कहीं में भी मतलब इंडिया में ना, नॉट ओनली इंडिया, इवन इन एब्रॉड में भी हम करा देते हैं। हाँ जी। कैंपस इंडिया के अंदर कितने कॉलेजेस, आपका कितने कॉलेजेस के साथ आपका लिंक है, कि एक स्टूडेंट को अगर आयुर्वेदा का डॉक्टर बनना है, किसी को कुछ और बनना है, बीडीएस बनना है, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के, नीट कॉलेजेस को छोड़ के
क्या ऐसा कोई डीम यूनिवर्सिटी वगैरह आपके लिस्ट में है जहां आप स्टूडेंट को गाइड कर सकते हो कि हाँ ये भी सही कॉलेज है? कितने कॉलेजेस आपका रीच कहाँ तक है कैंपस इंडिया का? ये दर्शकों में बताना चाहूँगा, ये ऑल इंडिया में है। मैं इन शॉर्ट यही बोलेगा, जैसा कि आपका बेंगलोर में इस पॉइंट हो गया, एस ब्यासा हो गया, और ये बहुत सारा वहाँ में कॉलेज जितना भी है, और ये आपका देहरादून में देवभूमि हो गया, इस तरह का मतलब SGRR हो गया, दिल्ली में जैसे SGT हो गया, और शारदा यूनिवर्सिटी हो गया। तो ऐसा करके आपका जयपुर राजस्थान चंडीगढ़ में, और ये नियरेस्ट जो ये गुवाहाटी सिक्किम मणिपाल, आपका ये इंडिया में मतलब कहीं में भी वही है कि आपका वहाँ में सीट होना चाहिए। तो हम बेसिकली हम लोग जो देखता है मैनेजमेंट कोटा को देखता है। तो मैनेजमेंट कोटा में बच्चे जिनको नीट में नहीं मिलता है तो वो मैनेजमेंट कोटा के लिए जो परस्यू करता है। लेकिन आज के डेट में मैनेजमेंट कोटा थोड़ा बहुत हाई है, मिनिमम 80 lakhs। तो उसका ऊपर में मतलब फीस जो ये ट्यूशन फी जो 80 lakhs लेता है, तो उनको 5 साल में उसको डिवाइडेड करके देना पड़ता है, मतलब जो भी बनता है 5 साल में 30 to 35 होता है। तो मैं उसका बेस्ट और एक मतलब इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। वही चीज़ जो नेपाल में होगा तो पूरा पैकेज का जो है आपका 45 to 50 में हो जाएगा। बांग्लादेश में जो 30-35 में हो जाएगा। तो आपका यूरोपियन कंट्री जैसा कि आपका ये रसिया या जॉर्जिया ये सब में जैसे आपका अंडर 30 में हो जाएगा। तो वियतनाम जैसे में होगा तो 40-50 का अंदर में हो जाएगा। तो बहुत सारा बच्चे आज जो ग्लोबलाइज हो गया, अच्छा जैसा हमारे इंडिया में जैसा एम्स होता है उसी का तरह मतलब वहाँ में भी नेशनल यूनिवर्सिटी सब में एडमिशन लेता है। तो ये है, तो उसके लिए अभी कोई बार नहीं है। जो नीट क्वालिफाई हो गया तो उनके लिए खुला हुआ है, प्रोवाइडेड उनका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है उसका ऊपर में। तो यही है, इतना ही। कई लोग इस बात पे डिबेट भी कर चुके हैं। आप एक एजुकेशनल कंसल्टेंट होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्राइवेट स्कूल बनाम सरकारी स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस बनाम सरकारी कॉलेज, कौन सा बेहतर है? क्या ये छात्र पे निर्भर करता है या पढ़ाई पे निर्भर करता है? किसका आगे जाके सही भविष्य होगा? क्या आपके मन में ऐसा कुछ है कि सरकारी ही सही है, सरकारी कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज, या फिर प्राइवेट बेहतर है? आपका क्या ख्याल है? मैं बच्चों के माता पिता से भी ये सवाल पूछता हूँ, सर आपका क्या ख्याल है? सबसे पहले अभी ये लोगों का माइंडसेट का ऊपर डिपेंड करता है। क्यों माइंडसेट का ऊपर डिपेंड करता है? क्या होता है, अब जैसा अभी प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल का बोला, गवर्नमेंट स्कूल में भी बहुत बेस्ट टीचर है, लेकिन उसका क्या होता है थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर तो डाउन होता है। आज का समय में क्या होता है, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा अपग्रेड हाईटेक ऐसा लोग देखता है, आउटलुक देखता है। लेकिन अगर सही मायने मानने से जो मेरा सोच है कि अगर गवर्नमेंट स्कूल से भी अगर अच्छा से मतलब अगर उसको पेरेंट्स और स्टूडेंट्स मिलके अगर अच्छा से वो करेगा, गवर्नमेंट स्कूल से भी सक्सेस होगा लाइफ में। तो उसका ये है कि इकोनॉमिकली जिसका साउंड है वो ये सोचता है कि प्राइवेट स्कूल में रखेगा तो उसका, आप देखिए यूनिफॉर्म देखिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब देखने से मन उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन वो ये है कि प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है कि उसका फैकल्टी जो है मतलब एकेडमिक में बहुत पोस्ट करता है। हाँ, तो गवर्नमेंट स्कूल में ये नहीं होता कि मतलब वो चल रहा है बस, वो लोग भी इजी टेक इट इजी टाइप का इस तरह से होता है। उसमें क्या होता है कि मतलब स्टूडेंट का ऊपर प्योरली डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट कैसा उसको ग्रिप कर रहा है और पेरेंट्स को कैसा नर्चरिंग कर रहा है, ये मतलब उसका डिपेंड करता है। तो ये मैं गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल खराब है अच्छा नहीं बोलेगा, लेकिन वो है कि गवर्नमेंट स्कूल भी बहुत सारा ऐसा स्कूल है कि जो मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन उसको आज हम लोग एक क्या होता है मॉडर्नाइजेशन का नाम लेके सब प्राइवेट स्कूल में दौड़ के जा रहा है। तो मैं इसको नहीं सोचता कि आपका गवर्नमेंट स्कूल खराब है या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी खराब है, ये नहीं। गवर्नमेंट का तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो टीचर होता है, हाईली क्वालिफाइड जो है गवर्नमेंट स्कूल में। आप आज का डेट में भी अगर हम कोई भी प्राइवेट स्कूल में जाके आप देखें तो इन कंपेयर टू गवर्नमेंट स्कूल उनका नहीं है। बस वही कि हम सोसाइटी उसको किस तरह से हम एक्सेप्ट करता है, सोसाइटी उसको किस तरह से हम देखता है, ये इसलिए मैंने बोला माइंडसेट का ऊपर डिपेंड है। अगर हम सब एज ए थीम गवर्नमेंट स्कूल को भी अगर हम सपोर्ट करेगा, जैसे कि मैं क्यों दूसरा को बोलूँ, मैं अपना से मतलब अगर मेरा बच्चा को अगर गवर्नमेंट स्कूल में रखने के लिए सोचने से क्या होता है कि मतलब अभी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते नाइबर्स का मैंने बोला ना कि देखा देखी मेरा पड़ोसी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, उसका प्राइवेट स्कूल में जाना है, मेरा भी जाना है, तो मेरा बच्चा भी ऑब्वियसली बोलता है नहीं हमको भी गवर्नमेंट स्कूल में जाना है, उसका यूनिफॉर्म अच्छा है। तो ये सब एक माइंड सेट है। तो इसको मतलब इकोनॉमिकली बोलने से भी या कुछ भी बोलने से गवर्नमेंट स्कूल तो सही है, मैं ऐसा मानता हूँ। मैं यहाँ ये आपको बताना चाहता हूँ कि यूथ को दबाव में आके करियर चूज नहीं करना चाहिए, उसको अपने अंदर हुनर की तलाश करनी चाहिए। और इसके साथ मैं सर से एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ,
आज की स्टूडियो इंटरव्यू को समाप्त करने से पहले कि सर, क्योंकि हम नीट के बारे में बात कर रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट नीट में उसका सिलेक्शन नहीं होता, उनका मार्क्स इतना अच्छा नहीं होता, तो क्या उसे निराश होना चाहिए या फिर उसका अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या दोबारा नीट देना चाहिए या फिर उनको कॉलेज की तलाश करनी चाहिए? उनका अगला कदम क्या होगा जिन्होंने नीट क्वालिफाई नहीं कर पाया? ऐसे छात्रों के लिए आपका क्या ख्याल है? ये प्योरली ये पर्सनल है, तो फिर भी मैं इन शॉर्ट बताता हूँ। मैं ये कहूँगा कि जो बच्चे इस बार नीट में क्वालिफाइड नहीं हुआ, तो ये नीट जो एग्ज़ाम होता है, जो एकेडमिक एक्सेलेंट करके भी मैंने बोला कि नीट में, क्योंकि 3 आवर्स में थोड़ा लॉजिक होता है, प्रैक्टिस का जरूरत होता है, उसका कारण से भी अगर इस बार जिनको नहीं मिला सेकेंड अटेम्प्ट करना चाहिए। मेरा तरफ से ये सजेस्ट है। अगर फिर भी चाहता है कि नहीं, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं, सेकेंड में और टफ होगा, नहीं सकेगा, अगर स्टूडेंट ये सोचता है, तो नीट को छोड़ के भी बहुत सारा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है जहाँ की मतलब एडमिशन इजीली ले सकता है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत सारा फी हाई है। अभी तो आपका एंड्रॉयड का मतलब ग्लोबलाइज हो गया, कहीं से भी मतलब आप एंड्रॉयड फ़ोन से मतलब वो करेगा, सर्च करेगा तो बहुत सारा कॉलेज मिल जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि जो एब्रोड में भी जा सकता है, लेकिन एब्रोड में जो जाएगा उनका यही रहता है कि आते समय जो कंप्लीट कर लिया MBBS, आते समय उनको एग्जिट टेस्ट देना पड़ता है, ये एक इशू है। अदरवाइज ठीक है, पैकेज भी बहुत कम है, एब्रोड भी मिनिमम 30 लाख का अभी पैकेज चल रहा है, तो उसमें 5 ईयर्स का सेम है। और ये आपका 4.5 जो MBBS का नॉर्मली ये कोर्स होता है, तो इंटर्नशिप 1 ईयर्स, 5.5 ईयर्स का टोटल ये MBBS कंप्लीट कोर्स होता है। तो सर का कहना है, आपा सर का कहना है कि किसी छात्र को निराश नहीं होना चाहिए, या तो उसे फिर से कोशिश करनी चाहिए नीट के लिए, या फिर ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं जिनको ढूंढने में कैंपस इंडिया सहायता करेगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। कई सारी बातें हमने की, और इस तरह की एकेडमिक बातें पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई बातें हम इतने नहीं करते, और मेरी आशा है कि यूथ अपने हुनर को पहचाने और आज के दिन ये निर्णय करें कि उन्हें झुकना नहीं, उन्हें आगे बढ़ना है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा है, एराइज अवेक, स्टॉप नॉट टिल द गॉड स्लीप। सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।